जय श्री राधे क्लास 12th। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब तक जो आपने पढ़ा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ये यूँ कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस को लेकर पढ़ा। अब हम नई चीज देखेंगे, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है ये देखें तो हमने अभी तक दो टाइप की फोर्स देख चुके हैं। क्लास 11th में हमने ग्रेविटी फोर्स देखी थी जिसे हमने ग्रेविटेशन नाम दिया, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थी, जहां हम ये कह रहे थे क्या F = G m1 m2 अपॉन r²। ये भी क्या थी, एक फोर्स थी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थी, जो कि क्या लग रही थी, विदाउट कॉन्टैक्ट लग रही थी। इसके बाद हमने एक फोर्स और पढ़ी जिसको हमने क्या कहा, कोई ये कांस्टेंट आया K, Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारी इलेक्ट्रिकल फोर्स थी, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थी। ये किसके द्वारा लग रही थी, ये लग रही थी हमारे मास के द्वारा। ये किसके द्वारा लग रही थी, चार्ज के द्वारा। अब एक नई फोर्स हम पढ़ें जो मैग्नेट के द्वारा लग रही है। 2000 साल पहले ये फोर्स खोजी गई। ये एक मैग्नेट के द्वारा, मैग्नेट क्या था, एक पत्थर था, ठीक है, जिसकी खोज हुई थी। इस पत्थर के द्वारा लगने वाली फोर्स को हमने क्या कहा, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स। इसके द्वारा जो इफेक्ट था वो मैग्नेटिक इफेक्ट था। यहां हमको रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों चीज देखने के लिए मिली। तो इस फोर्स की एक फॉर्मूला निकाला गया, F = QVV sin θ। ये ऑब्जर्वेशन किस तरह से हुई, थोड़ा सा ये देखते हैं। इन 1820 में थोड़ा एक रियलाइज किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में दोनों में थोड़ा सा रिलेशन है। ये जो हमारी फोर्स थी चार्ज वाली और मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा फोर्स और मैग्नेटिक के द्वारा फोर्स में कुछ रिलेशन है। या यूं कहो, यहाँ पर 1820 में ये पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर है, रिलेटेड टू ईच अदर। ये यहां पता लगा, मतलब आज से 200 साल पहले ये पता लगा, लेकिन हम इस फोर्स को 2000 साल पहले जानते थे। ये किसने बताया, एक साइंटिस्ट थे हमारे, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज नोटिस की। क्या नोटिस किया, इन्होंने देखा कि एक करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है जिसमें एक आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां पर एक कोई चार्ज पार्टिकल था। उन्होंने एक चीज नोटिस करी, यदि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, तो इस चार्ज पर, एक्सटर्नल चार्ज पर कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता, नो इफेक्ट। बट जैसे ही इन्होंने इसको एक वेलोसिटी v दी, इसमें एक करंट दिया, उन्होंने क्या देखा, ये चार्ज इस तरह से गोल घूम जाता है। ये गोल क्यों घूमा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी तो नहीं है गोल घुमाने की। तो ये 100% सिद्ध हो गया कि यहां पर कोई क्या मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर के पास एक ऐसा फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। तो कंपेयर किया गया, इस फील्ड को जब कंपेयर किया गया तो ये देखा गया, ये फील्ड कुछ मैच कर रहा था हमारा किससे, मैग्नेटिक से। तो इसको नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों दिया गया, इसका रीजन था। सबसे पहली बात तो मैंने ही एग्जांपल लिया है, चार्ज का लिया है, लेकिन साइंटिस्ट ने जो इसकी रिसर्च की थी वो किसके ऊपर की थी, चार्ज को लेकर। चार्ज के साथ साथ इन्होंने लिया था कंपास, ठीक है, कंपास आप जानते हैं ना, उसमें मैग्नेटिक नीडल होती है। वहां उन्होंने नोटिस किया, जब वो इस करंट की रफ्तार को बढ़ा रहे थे,
करंट की रफ्तार को बढ़ा रहे थे तो निडल का जो डिफ्लेक्शन था वो तेज हो रहा था। दूसरी चीज उन्होंने क्या नोटिस करी, जैसे ही उन्होंने करंट की डायरेक्शन चेंज करी, उल्टी करी, तो निडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी उल्टी हो गई। तो ये सारी प्रॉपर्टी कहां देखने के लिए मिल रही थी, मैग्नेटिक फील्ड में। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में देखने के लिए मिल रही थी, उन्होंने नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके द्वारा हुआ था, बाई मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल। अच्छा, मैं तो इस चीज को थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जनरल चीजें आपको सारी पता है, आपने 10th क्लास में भी देखी हुई है। मैग्नेटिक निडल के द्वारा लिया था। इसमें इफेक्ट कौन सा देखने के लिए मिल रहा था हमको, मैग्नेटिक इफेक्ट। और यहां पर एक फोर्स देखने के लिए मिली, वो कौन सी फोर्स थी हमें, मैग्नेटिक फोर्स। ये चीज यहां पर क्या की गई, ऑब्जर्व की गई कि इसके पास ये होता है, यदि इसको वेलोसिटी दे तो ये हमको देखने के लिए मिली। इसके साथ यहां पर हम दो चीजें पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग वायर। दो चीजें पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग वायर और कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग वायर, इसके बारे में हमको किसने बताया, बाय बायो सावर्ट लॉ, बाय बायो लॉ। ये बायो सावर्ट लॉ एक साइंटिस्ट थे हमारे, बायो सावा, उन्होंने दिया था, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ। और लॉ क्या होता है भाई, लॉ तो लॉ होता है, लॉ मतलब नियम, इसकी कोई काट नहीं है, उन्होंने नियम कह दिया। वैसे बायो सावर्ट लॉ ने जो नियम दिया था उसको हम एम्पियर सर्कुलर लॉ से प्रूफ कर सकते हैं, जहां पे हम ये भी पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लग रही है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, इसके बारे में हमको प्रूफ करके किसने बताया, एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ। इस एम्पियर ने बायो सावर्ट लॉ को भी प्रूफ करके दिखाया था। लेकिन लॉ तो लॉ होता है भाई, लॉ मतलब नियम। एक चीज और देख सकते हैं, जो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पीछे किसका हाथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगी, जब हमारा कोई सोर्स होगा मैग्नेटिक का। मैग्नेटिक सोर्स ऑलवेज गिव अ मैग्नेटिक फील्ड। जब तक हमारे पास मैग्नेटिक सोर्स नहीं होगा हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल सकती। तो मैग्नेटिक फील्ड के पीछे किसका हाथ है, मैग्नेटिक सोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक सोर्स क्या हो सकता है, मैग्नेटिक सोर्स केवल दो हो सकते हैं। एक जिसको हम 2000 साल पहले जानते थे, मैग्नेटिक पत्थर, से हमने मैग्नेट कहा था। दूसरा मैग्नेटिक सोर्स क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, जो हमारा अभी अभी साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया। फ्लो ऑफ चार्ज, व्हेन अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर देन इट जनरेट अनदर इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स। वो एक मैग्नेटिक सोर्स हो सकता है, उस सोर्स के द्वारा हमको क्या देखने के लिए मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर दो तरह की फोर्स हैं, एक है मैग्नेटिक फोर्स, एक है हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, ये जो फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों हमें एक साथ देखने के लिए मिल सकती हैं। छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कहां मिल सकती हैं। हमको ये स्पेस में तीनों देखने के लिए मिलती हैं। स्पेस में जैसे कोई एक चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है सन से, ठीक है, सन से जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो अर्थ पर आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगली चीज, यदि वो आ रहा है तो उस चार्ज के पास मूवमेंट है। यदि चार्ज के पास मूवमेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। अच्छा, यदि वो मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है तो उसके पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो हम क्या, हमने ये कहा स्पेस में तीनों फोर्स हमें एक साथ देखने के लिए मिल सकती हैं। वहीं पर एक साइंटिस्ट आए, जो साइंटिस्ट का नाम था हमारा लॉरेंस। तो लॉरेंस ने कहा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स
दोनों फोर्स के अंतर्गत किसी चार्ज को रखा जाए तो और दोनों फोर्स का जो कॉम्बिनेशन उस चार्ज पर लगेगा वो कहलाएगा लॉरेंज फोर्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम जो कुछ इस तरह से बता सकते हैं, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज ने क्या कहा, सबसे पहले तो ये जो फोर्स लगता है ये हमारा किस पर लगता है, चार्ज पर लगता है, फोर्स ऑन चार्ज। क्या कहा उन्होंने, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगते हैं वहां पे एक फील्ड जनरेट होती है। एक फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, एक फील्ड होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स के कारण, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। इन दोनों फील्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसका आपका एक चैप्टर भी है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। एक वेव जो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जनरेट हो रही है और एक वेव जो मैग्नेटिक फोर्स के कारण जनरेट हो रही है, तो इन दोनों वेव की कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। तो इन दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यदि किसी को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमने देखा उस कोई एक क्यू चार्ज लिया और क्यू चार्ज के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और उस क्यू चार्ज को किसी v वेलोसिटी के साथ हम मूवमेंट करवाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण एक फोर्स लगता है जो हम जानते हैं एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होता है हमारा, QE। अच्छा, यहां पर ये QE क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा वो नेट चार्ज पर लगेगा। तो यहां पर जो ये Q है ना, ये बता रहा है हमको नेट चार्ज, नेट चार्ज। इस नेट चार्ज पर क्या लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, जिसे हमने कहा फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इसको हमने क्या प्रोवाइड किया, वेलोसिटी प्रोवाइड की। यदि कोई एक चार्ज का समूह है उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज जनरली मूव करेगा। हम पहले यही पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन भी मूव करता है लेकिन जनरली इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज मूव करेगा। तो यहाँ पर मूव किए इलेक्ट्रॉन, तो हमें देखने के लिए क्या मिला, उस मैग्नेटिक, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी थी तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स देखने के लिए मिला। कितना मिला, QVB। कब मिला, जब उसके पास क्या थी, वेलोसिटी। क्या थी, वेलोसिटी। तो ये वाला कौन सा चार्ज है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बहुत ध्यान देना, ये मैं इसको और समझाऊंगा। ये वाला कौन सा चार्ज है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहां से एक चीज और साबित हुई कि मूव करने वाले चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और स्टेशनरी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई चार्ज है स्टेशनरी तो उस पर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। वहीं उस चार्ज को हम एक वेलोसिटी देते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से वो गोल घूम जाता है। अच्छा, आपको एक चीज और बताऊं मैं, यदि किसी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आया जाए, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इस चार्ज को मूव करा के लेके आया जाए तो क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है हमारी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है, चार्ज पार्टिकल को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी v वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा तो क्या होगा, एक पैराबोलिक मोशन बनाएगा। यदि यहीं पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती, मैग्नेटिक फील्ड बना लें, क्रॉस मतलब अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस बने हुए हैं, अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, और इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक चार्ज को मैं लेके आता हूँ, ये चार्ज को किसी v वेलोसिटी के साथ लेके आ रहा हूँ, ये कोई हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये गोल घूम जाएगा। ये कहाँ घूमेगा, इस डायरेक्ट, ये यहाँ पैराबोलिक मोशन बनाएगा, यहाँ पर ये गोल घूम जाता है। ये कहाँ घूमेगा, इसको हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाम रूल या विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रूल।
ठीक है, क्रॉस रूल में हमने पढ़ा हुआ है। जैसे कि सपोज कीजिए ये वेलोसिटी है, ये हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले v क्रॉस b, v वेलोसिटी कहाँ की तरफ है, कोई चार्ज ही आ रहा है, वेलोसिटी यहाँ की तरफ है, इसको कहते हैं अंदर की तरफ v लग रहा है, अंदर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, तो गोल घूम के आएगा। ये क्लियर है। अब यहाँ पर देखें कि उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, एक मैग्नेटिक फोर्स लगी। लॉरेंज फोर्स क्या कहती है, लॉरेंज फोर्स कहती है दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो दोनों में क्या फोर्स लग रही है, दोनों में क्यू हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन, क्या बचेगा अंदर, ई बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा हमारा, यहाँ ई बचा, यहाँ प्लस आ, यहाँ बचा वी बी। ये फोर्स हमको लॉरेंज फोर्स देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये हमें तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ से हमने एक चीज़ और प्रूफ कर सकते हैं जो लॉरेंज ने प्रूफ बताया हमको। सपोज कीजिए कोई ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में मेरा चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज मूव कर रहा है। अच्छा, यदि मैं आपसे बात करूं, यदि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के पास तो नेट चार्ज क्या होगा, यदि उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं किया है तो नेट चार्ज इसका 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि जितने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने मान लिया 100 नंबर ऑफ क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं, और 100 ही इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं। तो हमारे क्या हुए, ये न्यूट्रल हुआ, तो नेट चार्ज इसके पास क्या है, न्यूट्रल। अब मैं इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल दे देता हूं, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल दे देता हूं, ये की लगा के एक्सटर्नल जैसी पोटेंशियल दूंगा तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, इसके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण कौन सा चार्ज मूव करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होगा। क्लियर है बात, कौन सा चार्ज मूव करेंगे, बहुत ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होगा। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या नेट चार्ज में कोई चेंज आएगा? भाई जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं, उतने एनर्जी लेके यहाँ जाएंगे, मतलब नेट चार्ज हमारा क्या सेम है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, नेट चार्ज 0 है तो कौन सी फोर्स खत्म हुई, बता सकते हैं यार आप, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0 तो कौन सी फोर्स खत्म हुई, हमारी ये वाली फोर्स। पर नेट चार्ज 0, इसका मतलब ये वाली फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगती है, जब उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तब ये इलेक्ट्रिक फोर्स देखने के लिए मिलती है। अच्छा, नेट चार्ज 0 है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो इसके पास मैग्नेटिक फोर्स है विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से, बट इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है इन द करंट फ्लोइंग कंडक्टर में कि उसके पास मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स ना हो, क्योंकि नेट चार्ज सेम होने की वजह से, नेट चार्ज 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। ये बात समझ में आती है। पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके पास वेलोसिटी है, तो हमें मैग्नेटिक फोर्स देखने के लिए 100% मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारी फोर्स की बात हुई। इसके साथ हम यहाँ पर जो हमने पढ़ा था बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ देखें कि उन्होंने क्या कहा। बायो-सावर्ट लॉ मैंने बताया, बायो-सावर्ट लॉ एक लॉ है, एक नियम है, जिसने बताया मैग्नेटिक फील्ड B है, इसकी यूनिट टेस्ला आती है, वेबर पर मीटर आती है। इन्होंने कहा कोई एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, जिसमें I करंट हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जो L लेंथ का इन्होंने वायर लिया, इस पर I करंट फ्लो देखने के लिए मिलता है। इसका छोटा सा एक हमने एलिमेंट लिया और इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
ये छोटा सा एलिमेंट इसलिए लिया क्योंकि पूरे वायर के अकॉर्डिंग इस पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो एंगल चेंज होगा। यहाँ से देखूंगा तो अलग एंगल आएगा, यहाँ से देखूंगा अलग एंगल आएगा, यहाँ से देखूंगा अलग एंगल आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड मेरी एंगल डिपेंडेंसी होती है बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर इसलिए एंगल एक एंगल पर लगाएं, उसके बाद लिमिट लगा दें, ठीक है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी का सम करके हमें क्या मिल जाती है, टोटल नेट क्वांटिटी मिल जाती है। इसके द्वारा हमने यहाँ पर क्या निकाली, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने कहा आर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये स्पेस में रह सकती है जहाँ से हमारे चार्ज पार्टिकल आते हैं सन से। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, जो सन से ये चार्ज पार्टिकल आते हैं ना, अभी याद आ गया, सन से जो चार्ज पार्टिकल आते हैं वो कहाँ की तरफ आते हैं, अर्थ की तरफ। अर्थ के पास क्या है, एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये चार्ज पार्टिकल आएंगे तो क्या होगा, सपोज कीजिए ये एक अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल हुआ, ये अर्थ का साउथ पोल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड मेरी मूव करती हैं कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरह से। जब ये सन से कोई हमारा चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंतर आते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमने लग जाता है, एक हेलिकल मोशन बनाता है। इस हेलिकल मोशन ये यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ये चार्ज पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव करता है, हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो यहाँ इस रीजन में हायर मिलता है, इस रीजन में हायर मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल इस तरह से गोल घूम रहे होते हैं। इन गोल घूमने की वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन गैसेस की वजह से हमको ग्रीन और पिंक कलर देखने के लिए मिलता है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है इन पोल के आसपास। दूर दूर से काफ़ी सारे सेनानी इनको देखने आते हैं, मतलब यात्रीगण जो होते हैं, जो विजिटर होते हैं, इनको देखने आते हैं। बहुत अच्छा प्यार होता है। तो इसकी मैं आपको तो वीडियो समझाता हूँ, पहले ये वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। देखा आपने कितना खूबसूरत नज़ारा, क्या उस नदी के किनारे पिंक पिंक और हल्का सा ग्रीन ग्रीन सा दिखा आपको। तो यही हमको देखने के लिए मिलता है। ये किसके कारण मिलता है, इसके कारण। इसको एक नाम और दिया गया, ऑरोरा बोरेलिस, ठीक है। ये हल्का सा टॉपिक छूट रहा था बीच में, मैंने कहा इसको भी साइड से बता दो। तो कम टू द टॉपिक जो हमारा बायो सावर्ट लॉ। तो ये आर, ये डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल वो स्मॉल एलिमेंट है जिसके पास कुछ करंट आई भी है, तो इसे आई डेल्टा एल बोलते हैं। कि डेल्टा एल वो एलिमेंट है जिसके द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी। आर क्या है, आर वो दूरी है उस एलिमेंट से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी। तो यदि मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछो कैसे निकल के आएगा, लगाइए अपना राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल क्या कहता है, जहाँ करंट की डायरेक्शन है थंब रखिए वहाँ पर, जहाँ पर निकालनी है उस पर स्ट्रेच कर दीजिए पूरे पाम को। पाम कहाँ है, यहाँ की तरफ, तो पाम पे क्या लगा लीजिए, परपेंडिकुलर, इस तरह से। ये परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। यदि ये करंट जा रहा है, ये मेरा पाम है, तो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की तरफ। सॉरी, करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की तरफ। तो पाम रूल हमारा बहुत अच्छा रूल है। कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड पता कर ली अंदर की तरफ। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू उन्होंने बताई कि डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल
क्रॉस आर, आई डेल्टा एल क्रॉस आर अपॉन आर वेक्टर का मोड का क्यू, इसका क्यू, ये उन्होंने हमको बताया। ठीक, ये उन्होंने हमको बता दिया कि यहाँ पे ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, यदि इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। ये बताया, ये एक लॉ है, इस लॉ को हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है म्यू नॉट, आपको शायद ध्यान हो इलेक्ट्रिक फोर्स जब निकाली थी वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आया था, और उस एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कहा था, परमिटिविटी बोला था, परमिटिविटी। और यहाँ म्यू नॉट को क्या बोलते हैं हम, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। यहाँ परमिटिविटी और परमिटिविटी में भी एक रिलेशन निकालते हैं। हमारा रिलेशन क्या निकल के आता है, कांस्टेंट निकल के आता है, C = √μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, μ0 अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू आती है = 10⁻⁷ आती है। चेक कर लेते हैं, यही है ना 10⁻⁷। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ से μ0 को इधर भेज दीजिए, μ0 4 पाई को इधर भेज दीजिए, 4 पाई 10⁻⁷। ये हमारी μ0 की परमिटिविटी की क्या आ जाती है, यहाँ से वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे इसकी दो एप्लीकेशन है, एक है करंट कैरिंग इन स्ट्रेट वायर, एक है सर्कुलर वायर में। तो सबसे पहले हम देखें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इन स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर लिया, ठीक है, इसकी हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी है किसी एक पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पता लगानी है वहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने कहा r, ठीक है। तो r मत कहिए, r तो वो डिस्टेंस होती है जहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एलिमेंट वाली। एलिमेंट तो हम कहीं भी ले सकते हैं, इस डिस्टेंस को आप d कह दीजिए। मान लीजिए ये एलिमेंट हमने यहाँ लिया है, ये d डिस्टेंस है, तो इस पूरे वायर की निकालनी है, तो एक एंगल बनेगा यहाँ से, एक एंगल बनेगा यहाँ से, इसको मैं कह दूँ θ1 और इसको मैं कह दूं θ2। इतनी बात समझ में आती है। ये एलिमेंट लिया कोई हमने डेल्टा एल, इसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारा कोई आई, तो ये एलिमेंट का क्या नाम हो जाएगा, आई डेल्टा एल। इसके द्वारा ये भी यहाँ पे एक एंगल बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा अलग बताऊं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ लिया है, इस एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे एक एंगल बना, इस एंगल को कह दीजिए अब थीटा। ये थीटा है, यही सारी चीज़ चल रही है। ये क्या है हमारा 90, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90, ये 90, यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल क्या लिया थीटा, ये 90, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा मेरा 90 प्लस थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो एंगल क्या हो गया 90 प्लस थीटा। अच्छा, ये d है, तो मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या होगी, आप निकाल सकते हैं, d sec थीटा, इस लाइन की वैल्यू। और यही क्या है मेरा r, यदि पीछे वाले उसमें देखें तो यही तो r होती है। कोई किसी भी एक करंट कैरिंग एलिमेंट से आई डेल्टा एल से उस पॉइंट की दूरी जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब यार देखिए मैग्नेटिक फील्ड मेरा कितना आता है, डेल्टा बी क्या था, μ0 अपॉन 4 पाई था ये। तो इसका हमने कुछ ये निकाल लिया, यार समझे, डेल्टा बी हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा बी = μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल आर वेक्टर अपॉन आर का क्यू, ये फॉर्मूला था। यदि ये क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हटाएंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आप एक साइन थीटा आ जाएगा। तो हमने वही लिखा, डेल्टा वी μ0 अपॉन 4 पाई, आई की जगह आई, डेल्टा एल की जगह डेल्टा एल, आर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, d sec थीटा, आर की जगह d sec थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट हटाया, वेक्टर हटाया, हमने कौन सी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड लिया है, तो उसके लिए एंगल आएगा। एंगल कौन सा आएगा, ये वाला। अच्छा, ये यदि पॉइंट डेल्टा एल पॉइंट यहाँ होता, यहाँ से हम मैग्नीट्यूड लेते, तो अब भी कौन सा एंगल लेते, ये वाला। तो एंगल हमेशा ही समझ लीजिए ऊपर वाला लेना है,
ठीक है। यदि यहाँ डेल्टा एल बनाते तो भी ये आता, तो एंगल कौन सा लेते, ये वाला। यहाँ डेल्टा एल बनाऊंगा तो ये आएगा, तो एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला। तो एंगल कौन सा है, 90 प्लस थीटा। इनको आप रफ कर दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, याद रखिएगा। मुझे यहाँ पर इस डेल्टा एल की वैल्यू पता लगानी है। डेल्टा एल की वैल्यू पता लगाने के लिए मैंने माना है ये लेंथ, ये डेल्टा एल है, तो ये लेंथ यहाँ से लेते हैं यहाँ तक मेरी कितनी है, एल। ये एक ट्राइंगल लिया, ये वाला नजर आ रहा है, ये एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में टेन थीटा निकाला। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, टेन थीटा एल अपॉन डी आया, तो एल इज इक्वल टू डी टेन थीटा। इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल्टा एल डी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। डेल्टा एल की वैल्यू मैंने पुट कर दी, आई डेल्टा एल की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे सेक थीटा आ रहा है, साइन 90 प्लस थीटा। सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यू थीटा हो जाएंगे, सेक क्यू थीटा से सेक क्यू थीटा ये कट गए। एक डी दो डी है, तो एक डी हमको बचा केवल। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ले लिया, क्योंकि ये छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल रहे थे, पूरे वायर के लिए निकालना है। हमने इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन लगाने से बी हो गया। यहाँ पे हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई और डी कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई 4 पाई डी हमने कॉमन ले लिया। लिमिट लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएंगे, थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट लगेगी, लेकिन ये एलिमेंट के नीचे वाला है, इसलिए थीटा 2 किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये ऊपर है तो ये प्लस में आएगा, तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 की हमने लिमिट लगाई। इसको इंटीग्रेट किया, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा होगा, सिंपल सी बात है। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा होगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस आएगा फॉर्मूले का और माइनस आएगा हमारा cos थीटा का, उससे हो जाएगा ये क्या, प्लस। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना कैसे होगा। एक तो फॉर्मूले का माइनस आएगा, और एक ये माइनस थीटा 2 भी तो है, माइनस थीटा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमको फॉर्मूला निकल के आता है करंट कैरिंग इन स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें थीटा 1 और थीटा 2 सेलेक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए कुछ इस तरह से है, देखिए कुछ इस तरह से है। एक कंडीशन ऐसी बन सकती है, ये कोई मेरा वायर है और यहाँ एक पॉइंट है, इस वायर के यहाँ से एक एंगल बनता है, एक एंगल कहीं यहाँ से और बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह की ये कंडीशन हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये रहा 30, और ये एंगल भी 30 दिया हुआ है। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊँ, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है पता है ना आपको, राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल के से आप डायरेक्शन तो निकाल लेंगे, जैसे करंट की डायरेक्शन होगी। मान लीजिए इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो ये राइट हैंड पाम रूल लगाइए, करंट की डायरेक्शन निकालिए। इस पॉइंट पर करंट क्या है, नीचे, स्ट्रेच कर दीजिए थंब को। अब थंब का क्या कहता है, करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऑफ की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऑफ की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा, डेल्टा बी। यहाँ से इस b की वैल्यू इजीली कब निकल सकती है, जब आपको थीटा 1 और थीटा 2 पता हो। यहाँ से थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू आप बता पाएंगे क्या होगी, मैं बताऊं आपको क्या होगी। देखिए ये थीटा 1 थीटा 2 मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। देखिए थीटा 1 होता है ऊपर का एंगल, तो ऊपर का एंगल हो जाएगा 60, लेकिन यहाँ से मेजरमेंट करना है, ठीक है, इसलिए अब टोटल एंगल आएगा। इस कंडीशन को याद रखना। और थीटा 2 लेना है, तो थीटा 2 नीचे वाला है, लेकिन हमारा वायर यहीं तक है, तो इसको लेंगे -30। ठीक, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि मान लीजिए कोई वायर है, ये वायर मेरा कैसा है, सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ से इनफाइनाइट है, एक तरफ से एंड हमको पता है। यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
अच्छा ये कितनी भी हो, इसके लिए ये तो इनफाइनाइट है यहाँ की तरफ, तो ये तो बहुत ऊपर जाएगा, उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत छोटी होगी। तो ये वाला जो एंगल बनता है इसे अप्रॉक्सिमेटली हम 90 कंसीडर करते हैं। तो इस कंडीशन में θ1 क्या हो जाता है 90 और θ2 क्या हो जाता है मेरा 0। ठीक है, यदि मैं बात कहूं कि वायर मेरा क्या है इनफाइनाइटी है, इनफाइनाइटी है, यदि इनफाइनाइटी वायर है, किसी एक पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे इसके लिए बहुत ऊपर बनेगी, इसके लिए बहुत ऊपर बनेगी, तो दोनों जो एंगल होंगे θ1 θ2 अप्रॉक्सिमेटली दोनों क्या होंगे 90, θ1 भी 90 होगा और θ2 भी 90 होगा। इस तरह से हम θ1 और θ2 सिलेक्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि इस पॉइंट को मैं ऊपर रख दूं तो क्या होगा, नीचे रख दूं तो क्या होगा, वायर क्या ले लूं तो क्या होगा, किस तरह से ले लूं। यहाँ पे इस टाइप के आप क्वेश्चन करके देखिएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन के बाद यदि आपका ये वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लेंगे एम्पीयर सर्किटल लॉ। जहाँ कोई दिक्कत आए मुझसे आप पूछ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इस पूरी वीडियो को समझने के लिए आपको 3 वीडियो और समझनी पड़ेंगी। उन 3 वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। आगे हम बढ़ेंगे एम्पीयर सर्किटल लॉ की तरफ।